देखिए जी, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है फिनोमिना ऑफ इजेक्शन of electron whenever a light of suitable frequency strikes on surface of metal। ये मैं बताता हूं क्या है। देखो एक मेटल की प्लेट लेनी है, बहुत ही थिन, जितने थिन हो सके। और ये प्लेट जो है, आप अगर सोडियम, ये याद रखना ये बात, पोटेशियम, रुबिडियम ऐसे मेटल की लेंगे तो एक्सपेरिमेंट और अच्छे से हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा वो मैं सब बताऊंगा। यहां पर आपको एक पॉजिटिव प्लेट लगानी है जिसको कहेंगे डिटेक्टर। डिटेक्टर दो चीजें बताएगा आपको। एक इंस्ट्रूमेंट है, बोल के थोड़ी बताएगा, मतलब इसमें रीडिंग आएगी, तो रीडिंग से आपको दो चीजें पता चलेंगी। डिटेक्टर आपको बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और उनकी स्पीड। आपको क्या करना है, मान लीजिए, ऐसा मान के चलना है कि जैसे मैं यहां पर कोई बल्ब लगाता हूं, मैं यहाँ एक बल्ब लगाता हूँ, बल्ब से लाइट निकलती है। अब वो लाइट में फोटोन है या वेव है पता नहीं, लेकिन बल्ब से लाइट निकल रही है। अब वो लाइट जाकर मेटल के सरफेस पे टकराती है। तो जैसे ही लाइट मेटल के सरफेस पर टकराती है तो मेटल किससे बना है, एटम, और एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये लाइट कहीं ना कहीं जाकर इलेक्ट्रॉन से टकराएगी। और जैसे ही लाइट, मतलब ये समझ लो कि लाइट इसको छुएगी ना, जैसे ही, वैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बहुत सारे। जब तक लाइट आप डालते रहेंगे इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे। लाइट डालते रहिए। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब पहले तो हम इसका ही मतलब समझेंगे। लाइट जैसे ही सरफेस से टकराती है तो लाइट के टकराने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई टाइम नहीं है। मीनिंग ऐसा लगता है जैसे लाइट ऐसे टकराई और इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकल गई। हालांकि लाइट इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर नहीं निकल गई है, दरअसल लाइट टकराते ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एक चीज होती है ना, जैसे कि मैंने किसी चीज को मारा और वो चीज गिर गई, तो मारने और गिरने के बीच में कुछ टाइम लैग होता है, मतलब टाइम गैप होता है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि कोई टाइम गैप ही नहीं है, इसका मतलब है कि बहुत फास्ट हुई है कोई चीज। तो जब लाइट मेटल के सरफेस से टकराती है तो जैसे ही लाइट टकराती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। आपको बिल्कुल भी देरी महसूस नहीं होगी इलेक्ट्रॉन, लाइट के टकराने और इलेक्ट्रॉन के निकलने। यहीं से पता लग जाता है कि लाइट पार्टिकल्स से बनी है।
लाइट में जरूर कहीं ना कहीं पार्टिकल मौजूद हैं। कैसे? देखो, इलेक्ट्रॉन क्यों निकले? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए थी बाहर निकलने के लिए, उखड़ने के लिए। मेटल से उखड़ के बाहर आ गए, इजेक्ट का मतलब यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन उखड़ के बाहर कैसे आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए थी उखड़ के बाहर निकलने के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। मगर देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एक बहुत स्टोरी वाइज समझना, एक बहुत छोटी सी बात, बड़ी शांति से समझना, ये तुमको समझ में आएगा। मेरे सामने 60 बच्चे बैठे हैं, 60, एक क्लास है, मेरे सामने 60 बच्चे, यहां इलेक्ट्रॉन हैं, कंपेयर करना बच्चे और इलेक्ट्रॉन को। मेरे सामने 60 बच्चे बैठे हैं। बच्चे बहुत भूखे हैं, और बच्चे क्लास में से उठ के तभी जाएंगे जब उनको एक एक बर्गर मिल जाएगा, खा लें वो बर्गर को। अब देखो, मैं 60 बर्गर मंगाए मैंने, या 60 से ज्यादा, लेकिन देखो मैं बच्चों को बर्गर दे कैसे रहा हूं। मैं बर्गर लेता हूं, उसके 60 टुकड़े करता हूं, वो दे देता हूं। क्या किसी का पेट भरेगा? नहीं, क्योंकि आपने एक बर्गर के 60 टुकड़े दिख करके पकड़ा दिए। सभी बच्चे वहीं बैठे रहेंगे, कोई नहीं जाएगा। दूसरा बर्गर लेता हूं, उसके 60 टुकड़े करता हूं, सबको एक एक पकड़ा देता हूं। क्या कोई बच्चा अभी भी बाहर जाएगा? नहीं। जब तक बच्चों का पेट पूरा एक बर्गर के बराबर उन्हें अमाउंट नहीं मिल जाएगी, जब तक बच्चे नहीं जाएंगे। तो लेकिन अगर मैं पूरा का पूरा एक बर्गर ही एक बच्चे को दे देता, तो कम से कम एक एक करके तो बच्चे बाहर जाते। अब अगर लाइट वेव है, तो आप कभी भी एक चीज देखते हैं कि जब हम किसी दीवार पे लाइट को डालते हैं, तो लाइट दीवार के किसी खास हिस्से पर ही नहीं गिरती है, बल्कि चारों तरफ फैल जाती है। सुनना, अगर सिर्फ बल्ब में वेव होती, तो जो लाइट इसमें से निकलती वो मेटल के सरफेस पर गिरकर किसी खास इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचती, बल्कि सभी जगह पड़ती। वेव टूट के बिखर जाती है। लाइट अगर वेव होती, तो वो लाइट दीवार पर टकराती, और टकराने के बाद फैल जाती। और जब लाइट फैल जाती, तो लाइट की एनर्जी भी फैल जाती, और सभी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती, थोड़ी थोड़ी। इलेक्ट्रॉन्स अंदर अनगिनत हैं, तो लाइट की जो एनर्जी है वो अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती, लाइट वेव्स के टूटने से गिर के टूट जाती है, लाइट वेव फैल जाती है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो इजेक्ट हो जाए, क्योंकि एनर्जी बट रही है बराबर। लेकिन अगर लाइट पार्टिकल से बनी है, तो फिर वो पार्टिकल जाकर एक खास इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, और पार्टिकल की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल सकती है, और इलेक्ट्रॉन अचानक से इजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर लाइट में सिर्फ वेव होती, तो लाइट वेव इलेक्ट्रॉन से टकराती, और लाइट वेव की एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉन्स में बराबर बढ़ जाती, और बराबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स में इतनी कम कम एनर्जी आती कि वो एनर्जी से एग्जैक्ट नहीं हो पाते। लेकिन अगर पूरे का पूरा एक पार्टिकल, अगर लाइट पार्टिकल से बनी हो, और पूरे का पूरा एक पार्टिकल एक ही इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, यानी पूरे की पूरी एनर्जी पार्टिकल की एक ही इलेक्ट्रॉन को मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। तो इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स का इतनी जल्दी इजेक्ट होना ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन को पूरी की पूरी एक पार्टिकल के बराबर एनर्जी मिल रही है एक साथ। इसका मतलब लाइट पार्टिकल से बनी है। बताओ, ये बात आई समझ में? जल्दी जल्दी बताना, सुला मत देना मुझे। हाँ, आई बात समझ में? ठीक है।
तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफी जल्दी इजेक्ट हो रहा है, तो ये बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन को पूरी की पूरी एनर्जी इजेक्ट होने के लिए जो चाहिए वो मिल रही है। इसका मतलब एनर्जी गुच्छे में आ रही है, और वो गुच्छे एक साथ एक ही इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है, पैकेट में आ रही है। अब देखिए, बहुत सारी बातें हैं इसमें समझने की। तो ये फिनोमिना है, ये तो समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। कच्चा कच्चा समझ नहीं आना चाहिए, बोल के पूछ लो कोई बात है तो। लाइट देखो ऐसे फोटोन से बनी होगी, तभी इलेक्ट्रॉन ऐसे इजेक्ट हो रहे हैं। एक फोटोन पूरे का पूरा एक इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। ऐसे सर्कल ना बनाओ, कम बनेंगे इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन पूरा का पूरा एक साथ ही एक इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। जतिन शर्मा का देखो टाइम आने का। भाई कोई सवाल है तो पूछो यार जल्दी, कच्चा कच्चा मत कर लेना इसे यार, जल्दी बताओ। कच्चा कच्चा याद नहीं करना है, ढंग से याद कर लो। ठीक है, तो अब सुनना मेरी आगे की बातें हैं। अब देखो। एक्सक्यूज मी सर। सर वो मेरा यहाँ लाइट नहीं आ रही, अभी ज्वाइन करा, थोड़ा सा बता दो दोबारा। बस थोड़ा सा ही बताऊंगा, अब देखना वो थोड़ा सा गया, बाकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है इस क्लास की। देखो, हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर हम कोई मेटल लें और उस मेटल पर लाइट डालते हैं, तो लाइट डालने से मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। मेटल में एटम है, से मेटल एटम से बना है, एटम में इलेक्ट्रॉन है। होता यह है कि लाइट में मौजूद फोटोन जाकर इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जैसे ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इलेक्ट्रॉन दूसरी ओर से बाहर निकल जाएगा। टक्कर है एक तरीके से, लाइट की टक्कर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस चार्ज उन्हें अट्रैक्ट करता है, उसकी तरफ भागते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसे कहते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर दो बातें बताता है, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके आ रहे हैं और वो किस स्पीड से डिटेक्टर से टकराए हैं। ये आई बात समझ में? यस सर। हाँ, अब इसके बेसिस पर हमें बाकी चीजें पढ़नी है। अब स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, अच्छा ये देखते हैं, एक चीज देखना, ये है एक एटम, जैसा एटम का फिगर हम 9th से बना रहे हैं, और ये है इलेक्ट्रॉन, यहां पर चटका हुआ है, चिपका हुआ है, घूम रहा है ऐसे बहुत आराम से, प्यार से, है ना, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि आराम आराम से सीखना है, आराम से देखना। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ के रखती है, क्लियर? जिस जिस फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखती है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जिस एनर्जी से पकड़ के रखती है, उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी।
बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को जिस एनर्जी से होल्ड किया हुआ है, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं, जैसे मैंने आपको पहले से ही बता रहा हूं न्यूमेरिकल के बारे में, तो ये वर्ड बिल्कुल रट लेना, किसी भी बिल्कुल भूल मत जाना। तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स से पकड़ेगी उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है, ये डेफिनेशन नहीं है, मीनिंग है ये, एनर्जी जिससे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करती है। दूसरी चीज, अब ये देखो एक चीज, अगर मैं जिस एनर्जी से, भाई मैं इलेक्ट्रॉन से कह रहा हूं अबे ये क्यों इस न्यूक्लियस के चक्कर में पड़ा हुआ है, जा भाग जाए यहां से, घूम यहां चक्कर लगाता रहता है पिंजरे में, इंडिपेंडेंटली घूम। तो इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि अरे यार इसने ना मुझे पकड़ा हुआ है और मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इसके अट्रैक्शन को तोड़ के बाहर निकल जाऊं। यार एक बात बताओ, तुम्हें कोई हाथ से पकड़ ले और मैं कहूं कि उस बंदे ने तुम्हें 500 जूल एनर्जी से पकड़ा हुआ है, तो अगर मैं तुम्हें 500 जूल एनर्जी दे दूं या उससे ज्यादा, तो तुम उसका हाथ छुड़ा के भाग सकते हो ना। फिर तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी दे दूं, ये सब बातें लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन को बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाइंडिंग एनर्जी यानी वो एनर्जी जिससे न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है उतनी ही एनर्जी मैं इलेक्ट्रॉन को दे दूं, तो वो न्यूक्लियस की पकड़ से बाहर हो सकती है। ये एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को फोटोन, क्योंकि फोटोन होता ही क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी इसे कहते हैं फोटोन। ये छोटे छोटे पैकेट होते हैं एनर्जी के। जैसे तुमने देखा था ना, एक पिक्चर थी बहुत सड़ी हुई बॉलीवुड की, जो जैसे साड़ी सड़ी हुई होती है, तो एक और एक बहुत सड़ी हुई मूवी है कोई मिल गया, जिसमें कुछ नहीं है ना एक्टिंग से लेके कुछ, लेकिन उसमें एक चीज दिखा रहे हैं कि एक जादू नाम का बंदा है और वो धूप खाता है। धूप नहीं खाता है, वो कंसेप्ट ये है कि धूप में जो लाइट होती है, लाइट में फोटोन होते हैं और फोटोन एनर्जी के पैकेट होते हैं। तो जब भी हम सनलाइट में खड़े होते हैं तो ये एनर्जी के पैकेट हमें मिलते हैं, मगर ये एनर्जी के पैकेट, हमारा शरीर इस तरीके से बना नहीं है कि इन एनर्जी के पैकेट का इस्तेमाल कर सके पूरी तरह, इसलिए हम इसके भरोसे नहीं रह सकते। मगर उस एलियन का शरीर था ऐसा कि वो इन्हीं से ही काम चला लेता था। अब ये जो एनर्जी है फोटोन की, ये इलेक्ट्रॉन से टकराई, तो इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिल गई। मगर एक चीज देखना, मान लो कि मैं पैरों तक जमीन में धंसा हुआ हूं, ऐसे ये धंसा हुआ हूं मैं पैरों तक जमीन में, और मैं तुमसे कह रहा हूं मुझे निकालो, तुम मुझे निकालने आए हो और तुम पता है क्या कर रहे हो, तुम एक ट्रेन ले आए, तुमने कहा अभी सर जी बस ले आए कि बस की टक्कर मारता हूं, अभी आप बाहर निकल जाओगे। तो ये देख के घबरा गया मैं, बस देख के। अब इसने 60 किलोमीटर की स्पीड से ऐसे टक्कर मारी कि मैं इजेक्ट तो हो ही गया, उखड़ गया यहां से, पैर तो मेरे बाहर आ ही गए, साथ साथ मैं स्पीड से भाग रहा हूं, सुपरमैन बना दिया मुझे। देखना, है ना, टक्कर से ऐसा हुआ कि मैं सुपरमैन बन गया, दूर जाके गिरा। मान लो कि बस में 500 जूल एनर्जी थी, तो आपको क्या लगता, आपको ऐसा नहीं लगता
अब ये जैसे मैं भाग रहा हूं तो मेरे अंदर क्या आ गई है, काइनेटिक एनर्जी। अगर बस में 500 जूल एनर्जी थी तो बस की ये एनर्जी दो चीजों में डिवाइड नहीं हो जाएगी, एक तो इसे इजेक्ट करने में, और जो बाकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। ये एनर्जी कहां से आई मेरे अंदर जिससे मैं भाग रहा हूं, ये बस की एनर्जी है जो मुझे मिली। इसका मैंने दो चीजों में इस्तेमाल किया, एक तो यहां से इजेक्ट होने में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो फोटोन एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन दो चीजों में इस्तेमाल करेगा, एक तो यहां से उखड़ने में, इजेक्ट होने में, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। अरे देखो, इजेक्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे फालतू एनर्जी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। भाई एक बात बताओ, तुम मुझसे कह रहे हो कि किसी चीज को अपनी जगह से हिलाना है और मैं उसमें लात मार दूं तो वो हिल तो जाएगी अपनी जगह से, साथ साथ स्पीड से भागेगी। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के बराबर एनर्जी दी है तो वो सिर्फ इजेक्ट होगा, भागेगा नहीं। और अगर आपने इजेक्ट होने से ज्यादा एनर्जी दी है तो इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ये बताओ, बात आ रही समझ में? इजेक्ट और काइनेटिक एनर्जी बहुत जरूरी बात है न्यूमेरिकल्स के लिए। यस सर। जल्दी बताओ। ठीक, तो अच्छा अब अगर ये मान ले, अब अगर देखो तुम ये मान लो, ये तो आ गई होगी डेफिनेशन स्क्रीनशॉट में। अब देखो, अब तुम अगर ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए ये पूरी एनर्जी का पैकेट ही तो है ये, और क्या है। तो ये जो पैकेट है, इलेक्ट्रॉन देख रहा है कि ये पैकेट बहुत बड़ा है और इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि अरे भाई अगर ये पैकेट मुझसे टकरा गया तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी, इजेक्ट ही नहीं होऊंगा मैं तो कहीं दूसरे देश में जाकर गिरूंगा। लेकिन पैकेट टकरा गया। अगर पैकेट इलेक्ट्रॉन से टकरा गया तो आपको नहीं लगता है कि पैकेट का कुछ हिस्सा, लेट मी से इतना हिस्सा या इतने बड़े फोटोन के बराबर का हिस्सा, ये यहीं पे है टैलेंट, यहीं पे ही तो बात समझनी है। जो टैलेंट दिखाना है वो इसी जगह पर दिखाना है। देखो दो बातें कह सकता हूं मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन इसमें से इतनी एनर्जी, इसकी इसमें से इतनी एनर्जी तो लग गई इजेक्ट होने में, या इस साइज के फोटोन की जरूरत थी, इसमें से ये साइज निकाल लो, इस साइज के फोटोन की जरूरत थी इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, इजेक्ट, और फोटोन का साइज ये है। तो इतने में से इतना साइज तो लग जाएगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, बाकी जो एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। या तो आप ये कह लीजिए कि इस एनर्जी के दो पार्ट हो जाएंगे या इस फोटोन के दो पार्ट हो जाएंगे, या आप ये कह लीजिए इतना बड़ा फोटोन टकराया, चाहिए था इतना बड़ा फोटोन, टक्कर के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो देखो इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको तो आप बोलोगे न्यू, लेकिन इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट, क्योंकि ये स्पेशल साइज है, ये वो साइज है जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ इजेक्ट हुआ, इसमें से इतना टुकड़ा, ये फोटोन टूट जाते हैं ना, तो इसमें से इतना पार्ट, यानी कि इसमें से इस साइज का फोटोन तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज हो रहा है, इतनी एनर्जी। तो इस एनर्जी वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट, स्पेशल, नॉट लगा होता है स्पेशली, किसी चीज के लिए स्पेशल चीज है। तो अब मैं आपको एक चीज लिख के देता हूं कि जो एनर्जी है फोटोन की, ये वहां लिखता हूं मैं क्योंकि यहां मेरे को ये सब बातें लिखनी है। तो मैं ये लिख के देता हूं कि एनर्जी जो है फोटोन की, अब ये डेरिवेशन बताना छोटा सा, अब मैं आपको ये लिख के देता हूं कि जो एनर्जी है फोटोन की वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, एनर्जी ऑफ फोटोन
एनर्जी required to eject electron plus काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो फोटोन की एनर्जी है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, एक तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में और एक बदल गई है काइनेटिक एनर्जी में, एक्स्ट्रा एनर्जी। तो जो एनर्जी है फोटोन की वो तो एच न्यू हो गई, वो तो ये वाला फोटोन है और इसकी फ्रीक्वेंसी है एच न्यू। एच न्यू हो गई एनर्जी इस फोटोन की। इस फोटोन की एनर्जी क्या हो गई? एच न्यू नॉट, यहां नॉट लगाना है ना। और बाकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। एम की जगह क्या है? ये एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो 9th का फॉर्मूला है। बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया? E इक्वल टू एच न्यू होता है तो समझ में आ रहा होगा कि एच न्यू क्यों लिखा है। अब कुछ बहुत जरूरी बातों पर फोकस करो जो न्यूमेरिकल्स को धड़ाधड़ करवाएगा। पहली चीज देखो, जो बाइंडिंग एनर्जी है, अच्छा ये जो एच न्यू नॉट है, अब ध्यान से देखना, ये जो एच न्यू नॉट है तुम्हें नहीं लगता यही बाइंडिंग एनर्जी है? और इसी एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। सुनते रहना, इसी एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसी को कहते हैं एनर्जी रिक्वायर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। देखो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? वर्क फंक्शन पता है क्या है? ये तो उन्होंने ही दी है डेफिनेशन, मिनिमम एनर्जी। वर्क फंक्शन का मतलब है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? कितनी? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इसका तो मतलब ही यही होता है, एनर्जी रिक्वायर टू इजेक्ट ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, यही मतलब होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो न्यूमेरिकल आपके हैं पीछे वाले, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं फॉर्मूला याद कर लूंगा, बाइंडिंग एनर्जी क्या है ये नहीं करूंगा, मत मानो मेरी बात को, डूब मरो जाके। जब मैं कह रहा हूं कि नीचे वाली 4-5 लाइनें याद रखोगे तो न्यूमेरिकल जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि वो ये नहीं कहेगा कि एच न्यू नॉट निकालो, वो कहेगा वर्क फंक्शन निकालो। तो आपको समझना पड़ेगा निकालना क्या है। एच न्यू नॉट कहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो, तो क्या निकालना होगा? एच न्यू नॉट। कहेगा बाइंडिंग एनर्जी निकालो, तो क्या निकालना होगा? एच न्यू नॉट। कहेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन निकालो, तो क्या निकालना होगा? एच न्यू नॉट। और थोड़ा इसको इलेबोरेट करता हूं, यहां तक कोई सवाल है तो पूछो जल्दी, स्पीड में। नो सर। अब देखो, रट्टा मारेंगे इसका, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसमें बंधन नहीं है। कुछ चीजें और लिख के दूंगा तुम्हें। देखो एनर्जी ऑफ फोटोन
इक्वल्स टू, इसके सॉल्यूशन भेजे हैं मैंने सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज के, ये बताओ। एक दिन मैंने भेजे नहीं थे सॉल्यूशन, भेजे थे ना? उसमें से देख देख के करना न्यूमेरिकल, हिंदी में है वो सॉल्यूशन। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी रिक्वायर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इस इक्वेशन का क्या मतलब है, 5 बार बोलूंगा मैं इसे। एनर्जी ऑफ फोटोन का मतलब है वो फोटोन जो आकर टकराया, एनर्जी ऑफ फोटोन का मतलब वो फोटोन जो आकर टकराया। इस पूरी इक्वेशन का मतलब है जो फोटोन आकर टकराया उसकी एनर्जी 2 पार्ट्स पे डिवाइड हो गई, एक तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। जो फोटोन आकर टकराया उसकी एनर्जी 2 पार्ट्स में, कान बंद मत करो, खोल के रखो, सुनो मेरी बात। जो फोटोन आकर टकराया उसकी एनर्जी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एनर्जी इजेक्ट करने में और काइनेटिक एनर्जी में। जो फोटोन आकर टकराया उसकी एनर्जी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में और काइनेटिक एनर्जी में। जो फोटोन आकर टकराया उसकी एनर्जी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में और काइनेटिक एनर्जी में। जो फोटोन आकर टकराया उसकी एनर्जी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में और काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, अब देखो एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू, न्यू क्या है? उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जिसमें एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा थी, बड़े वाला फोटोन जो था। एच न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या है? देखो ये सुनना, 1-2 न्यूमेरिकल है ऐसे जिनमें सेंटेंस है। उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जिसमें न्यू नॉट जो है वो फ्रीक्वेंसी है, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जिसमें वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है। उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जिसमें वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जिसमें वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जिसमें वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जिसमें वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है, प्लस हाफ mv²। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये h न्यू नॉट क्या है? ये वर्क फंक्शन है। ये बाइंडिंग एनर्जी भी है, ये आयनाइजेशन एनर्जी भी है, बस और काफी है इतना, ये सब है। और न्यू नॉट का एक नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नाम मत भूल जाना। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन तो होना ही चाहिए, इससे नीचे फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो अगर न्यू की जगह सी अपॉन में लैम्डा लिख दोगे, एच इक्वल टू, अब ये न्यू जो है उसकी जगह सी अपॉन में लैम्डा भी आ सकता है, तो आपको इसकी जगह सी अपॉन में लैम्डा नॉट लिखना होगा। लैम्डा नॉट होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्लस वो वेवलेंथ, उस वेवलेंथ वाला फोटोन जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ इजेक्ट होगा।
ये है इसका फाइनलाइज कर दिया है मैंने। इसके मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, दो तीन देता हूँ। क्वेश्चन तुम करके नहीं ला रहे हो, भेज नहीं रहे हो, है ना? अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत नुकसान हो रहा है मेरा, सच बता रहा हूँ। इतना नुकसान हो रहा है मेरा इससे कि मैं तो मरा जा रहा हूँ, है ना? ऐसे ही करते रहोगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा, है ना? मेरे ही नंबर कम हो रहे हैं पेपर में। स्क्रीनशॉट लो। इसके क्वेश्चन देखो कौन से करने हैं। बड़े क्वेश्चन है इसके, अच्छे सॉल्यूशन दे रखे हैं मैंने आपको। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे पढ़ा देना ये चैप्टर, तो इसलिए आप भी करिए, मैं भी करूंगा, साथ साथ करिए मेरे। न्यूमेरिकल जरूर करिए, जिसने भी न्यूमेरिकल इकट्ठे किए हैं महा बेवकूफ है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसके लिए। जो शब्द कम पड़ जाए उसकी बेवकूफी के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल 100% पेपर में आएगा, और एक बार जब न्यूमेरिकल इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कभी हो नहीं पाते हैं। तो जो भी हैंड टू हैंड नहीं कर रहा है उसे ऊपर वाला ही बचाए, मैं तो बचा नहीं पाऊंगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.9, 2.10, 2.11, नहीं 11 तो उसका क्वेश्चन है प्लांक कांस्टेंट का। 2.12, एक तो ये तीन पीछे हैं, पीछे वाले अभी तुमसे कौन सा हो जाएगा? हाँ एक दो हो जाएंगे। 2.53, हाँ 2.54, इतने हो जाएंगे तुमसे। और बीच में है जी इसके क्वेश्चन जो सॉल्व है, छोड़ने नहीं है वो, कोई भी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है। अभी फालतू नहीं करने हैं, क्योंकि फालतू करने का टाइम ही कहाँ है। 100 तो इसी में ही है न्यूमेरिकल, 100 जब इसमें है तो फालतू कहाँ जा रहा है। पहले ये तो कर। प्रॉब्लम 2.8 सॉल्व है ये, तो मैं आपको 2.9 करके दिखाता हूं। पहले कठिन क्वेश्चन है ये भी, बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। देखो ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस। एक फोटोन था जो जाकर टकराया इलेक्ट्रॉन से, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे जुड़ा होगा जो भी है। इस फोटोन की वेवलेंथ दी है 4 × 10⁻⁻⁷। एक यूनिट दी है एनर्जी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद कर लेना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.602 × 10⁻⁻19 जूल। बड़ा आसान है, ये वैल्यू याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो काम आती है। एक ही यूनिट है, बस ये याद करनी है। अगर आपको वेवलेंथ पता है तो आप इसकी एनर्जी निकाल लेंगे 1 मिनट में। देखो H C/में लैम्डा, लैम्डा कितना है 4 × 10⁻⁷ मीटर। यूनिटों की ध्यान रखना, मीटर। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर। देखो यहाँ भी मीटर है ना, तो यहाँ भी मीटर ही लेना, ताकि मीटर से मीटर कटे, ये ध्यान रखना, यूनिट कटती है। प्लांक कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये तो एनर्जी हो गई, है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन। अगर अलग से पूछ रहा होगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जूल आएगा इसका आंसर। जूल में एनर्जी ऑफ फोटोन जो टकराया। वर्क फंक्शन दे रखा है, देखो कमाल की बात है कि 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन क्या है ये डाल दो यहाँ ऐसे, 1.602 × 10⁻⁻19 जूल। इसे जूल में कर लीजिए, क्योंकि ये भी आंसर आपका जूल में ही आने वाला है। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर से मीटर बचेगा जूल, तो आपकी ये एनर्जी भी जूल में होनी चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली है तो इसको भी, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आनी चाहिए। फिर पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालो, ये तो हो गया भाई। आया समझ? इतना आसान लगता है जब मैं अपना हाथ चलाता हूँ, तुम पढ़ते तो मैं बड़ा कठिन लगता।
लैम्डा था ये तो उन्हें दिया ही था। काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करना है इसको, बस काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो देखो जो पहला क्वेश्चन था उनका वो ये था, एनर्जी निकालो। दूसरे में उन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी निकालो। मतलब दो पार्ट है क्वेश्चन के, तीन। तीसरा पार्ट क्या है, वेलोसिटी निकालो इलेक्ट्रॉन की। तो निकाल दो भाई, ले। हाफ mv²। अब जो भी काइनेटिक एनर्जी आए सॉल्व करके, लेट मी से एक्स आई, तो v² इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई टू m आएगा नीचे, और इसका रूट ले लो, आसानी से आ जाएगा ये रूट। अगर थोड़ा कठिन नंबर आता है तो अंदाजे से रूट ले लेना है इसका, वेलोसिटी निकल जाएगी। पूछो, कुछ पूछना है, जल्दी पूछो। आया समझ में क्या कर दिया मैंने, ये ऐसे ही फेंक दिया मैंने ये? सर एक बार दोबारा बताओ। सर एक बार दोबारा समझाइए। भाई ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एक फोटोन आकर टकराया और उस फोटोन की वेवलेंथ इतनी है। तो जो फोटोन आकर टकराया है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, उस फोटोन की एनर्जी निकाल दो। तो लो, फर्स्ट एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो जो टकराया है आगे। फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू। न्यू की जगह लिख लो C अपॉन में लैम्डा। H की वैल्यू डालो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। C है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर में है ये। तो ये आपकी एनर्जी निकल जाएगी फोटोन की, जूल में निकलेगी ये। देखो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, पर सेकंड है ना, पर सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर, जूल बचेगा। सेकंड उसने ये कहा, सेकंड में उसने कहा फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है भाई? देखो मैंने आपको सिखाया कि एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये तो एच न्यू तो निकाला है तुमने, ये पूरा ये तो एच न्यू ही है, ये सॉल्व हुई है। देखो ना एच न्यू एनर्जी, ये एच न्यू निकाला है। फिर भी यहाँ वैल्यू डाल लो, चलो 6.626 इंटू 10 की पावर -34। फ्रीक्वेंसी की जगह C अपॉन में लैम्डा, लैम्डा है 4 इंटू 10 की पावर -7। अब दोबारा लिखो, अब ये तो पूरा ही दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू डाल दो 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब इसको सॉल्व कर लो, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। अब आया समझ? यस सर, आ गया। बीच में यस सर। अब जब काइनेटिक एनर्जी निकल जाए, मान लो कि ये पूरा सॉल्व करके एक्स आया, ये कह रहा हूं मैं, जो भी आएगा, जब ये काइनेटिक एनर्जी निकल जाए तो वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी निकलेगी काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। और मान लो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी एक्स आ रही है, ये सॉल्व करने पर एक्स आता है मान लो, तो आपको बस क्या करना है, v² इक्वल टू एक्स गुणा में 2/m। अब रूट ले लो इसका, रूट x इंटू 2/m, वेलोसिटी निकाल दो। अब आया समझ? फाइनल बताओ एक बार। यस सर। तो इतना उदास क्यों है तू? यस सर तो ठीक है। किसने मारा तुझे भाई? तो ऐसे आपको बाकी के करके लाने, बस इतना इनफ है। अभी क्वेश्चन करके लाना बाकी के, भाई करके ले आओगे ना अगली बार। सॉल्यूशन दे रखे हैं तुम्हें, अगर सॉल्यूशन ना मिल रहे हो तो मुझे बताना, ठीक है?
बस इतना ही करके लाना, ज्यादा सर में दर्द मत करो, पहले इतना करके लाना फिर पढ़ेंगे। आज क्या है, फ्राइडे तो नहीं है आज, नहीं तो फिर संडे क्लास होगी ना, नहीं अभी तो सैटरडे होगी फिर संडे होगी। ठीक है चलो बाय।